हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। ऑलरेडी ये चैप्टर आप लोग 10th में पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पर 12th क्लास में फिर से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, बट विद सम एक्सटेंडेड कंसेप्ट्स और बहुत नई नई चीज़ें आप इसमें समझने वाले हैं प्यारे। ये जब मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये सारे लेक्चर्स आपने इस चैप्टर के ईमानदारी से, पेशेंस से सारे लेक्चर्स अगर आप अटेंड करेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अपने आप ना लगा पाएं। तो बेटा ईमानदारी से, प्यार से, पेशेंस से पढ़ना स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 1 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो प्यारे, पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जान लें हम कि भैया ये जो पूरी यूनिट है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मोटे तौर पे हम पढ़ने क्या वाले हैं दिमाग में पहले ये बसा लीजिए बेटा। फर्स्ट यूनिट जो हम करते आ रहे थे अभी, उसका नाम था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अभी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये हमने बताया। जहां भी चार्जेस हैं, प्रेजेंट हैं चार्जेस, हम कहते हैं यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी भी बॉडी पे वो चार्जेस रुके हुए हैं, रेस्ट पर हैं, तब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट, कहीं किसी बॉडी पे रेस्ट पर नहीं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब किसी बॉडी में, किसी कंडक्टर में अगर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो होएगी ही होएगी। लेकिन अगर वो मूव कर रहे हैं तब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि प्यारे, घर पे वायर्स लगे होते हैं इतने सारे, उसमें मेटल के वायर्स होते हैं, उसमें जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है। करंट, कौन सा करंट, कैसे फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज की मूवमेंट तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम सिंपली कभी कभी करंट भी बोल देते हैं। करंट का क्या मतलब होता है? करंट का मतलब होता है फ्लोइंग। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस का फ्लो होता है उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? नोट कर लीजिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे, यहां मैं पूरा आपको समझा रहा हूं, समझाने के साथ साथ थ्योरी भी साथ में लिखवाता चल रहा हूं। तो अगर आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात होगी। नोट्स बनाते बनाते सारी चीजें दिमाग में आपको बस जानी है। और अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की एड़ी से चोटी तक सारी चीजें जानना चाहते हैं तो फिर से बोल रहा हूं, बहुत पेशेंस से, ईमानदारी से आखिरी तक देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको मजे लग जाने और ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाना है कि अब पूछ लो सर कहीं से भी, सर या मैडम कहीं से पूछ लो, कोई भी सवाल बुक का ऐसे उड़ा के अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए बात आई, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मैंने जैसे बोला दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट। बात आई सर इलेक्ट्रिसिटी से तो हमें झटके लगते हैं, शॉक्स लगते हैं, तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से लगते हैं? क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से लगते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी से? तो जान लो बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी बॉडी में डाल दी जाए, यानी आपकी बॉडी में 1 करोड़ कूलम का चार्ज भी डाल दिया जाए और वो चार्ज अगर आपकी बॉडी पे स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो यू विल नॉट गेट अ सिंगल शॉक। कोई एक तिनका भरा झटका भी आपको नहीं लगेगा। झटका
तब लगता है जब उसमें से एक छोटा सा चार्ज भी, अगर चार्जेस की मूवमेंट होने लगे एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी में, देन यू विल गेट अ शॉक। तो शॉक कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से लगता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे घर पे कभी एक्सीडेंटली आपने कोई वायर टच करा होगा तो आपने देखा होगा आपको झटका लगता है, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब आप वो तार छू लेते हैं गलती से तो वहां से चार्जेस आपकी बॉडी में आ जाते हैं और आपकी बॉडी से फ्लो होने लगते हैं। कहां? अर्थ में फ्लो होने लगते हैं। अर्थ गुड कंडक्टर है, वो जितना चार्ज लेना चाहे ले सकती है, देना चाहे दे सकती है। तो वो चार्जेस आपकी बॉडी से होते हुए नीचे फ्लो होने लगते हैं, तो यू विल गेट अ शॉक। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो हो रहा है तो हम उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा दो तरीके के करंट, एसी और डीसी आगे पढ़ने हैं। थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, समा बांधने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाने वाली हैं। बेटा कई बार आपने देखा होगा जैसे तार वार को छू लें तो उससे करंट लगता है। वो कौन सा करंट होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। जो आपके पंखे उनके लाइट चलती हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। पूरा एक चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट का जो हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बाद। फिलहाल सेल होता है, सेल में जो करंट होता है वो कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होता है। ठीक है ना? बोले सर हम वो पंखे उनके वाले जो करंट आता है घर में उसे छू लें तो झटका लगता है सर, लेकिन सेल को अगर हम छू लें, दोनों उसके प्लस माइनस टर्मिनल्स पकड़ लें, सर कुछ नहीं होता। पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल कि सर हमें झटका जो लगता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को छू लें तो झटका आकर लगता क्यों है? सर क्या होता है हमारी बॉडी झटका लगने लगता है? सर होता क्या है, वो झटका क्यों लगता है? तो बेटा सुन लो, होता यह है कि जब आप ऐसे वायर्स को, अल्टरनेटिंग करंट वाले जो घर पे आते हैं, उन वायर्स को जब आप छू लेते हो तो मैंने अभी बोला आपके बॉडी में से चार्जेस मूव होने लगते हैं। और चार्जेस मूव जब होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम में बहुत हलचल पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है, पेन पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो लिगामेंट्स और मसल्स वगैरह हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है उस करंट के फ्लो होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और हमारी बॉडी में कई जगह पेन शुरू हो जाता है और ऐसी फीलिंग होती है जैसे हमें झटके लग रहे हैं। और ऐसे केस में क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम कम काम करता है, हमारी एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से कई बार हम में इतनी एनर्जी भी नहीं आ पाती या इतना हम सोच भी नहीं पाते, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है कि जहां से करंट हमें लग रहा है हम उससे छुड़ा पाएं, क्योंकि एनर्जी आपकी ड्रेन आउट होने लगती है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे फर्क पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके उसमें ब्रेकडाउन होने लगता है, आपके जो मैंने बताया टिश्यूज वगैरह हैं उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक फीलिंग पैदा होती है जिसे आप मानते हैं कि आपको झटके लग रहे हैं। ठीक है प्यारे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर हम एसी की बात करें तो 1 मिली एम्पियर से नीचे के अगर कोई करंट है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता भी नहीं लगता कि करंट वरेंट हुआ। ऐसी डायरेक्ट करंट की बात करें जो सेल में होता है, सेल में भी बेटा जो करंट होता है वो 5 मिली एम्पियर से कम का अगर है तो हमें उसके झटके पता नहीं चलते। फिर से सुन लो, क्या ऑल्टरनेटिंग करंट में 1 मिली एम्पियर और डायरेक्ट करंट में, सेल वाले में 5 मिली एम्पियर से नीचे के झटके हमें नहीं लगते हैं, इसलिए सेल को हम छू लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे अगर बड़ा सेल हाई वोल्टेज का है जो ज़्यादा करंट प्रोवाइड करता है, उससे हमें झटका लग सकता है। फिलहाल प्यारे इधर उधर की बात बहुत हो गई, अभी आप आइए अपने मेन टॉपिक पे। पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस का मूवमेंट है, तो भैया करंट बनेगा। करंट कितना बन रहा है, करंट होती क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स अ करंट। ये मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कहीं किसी भी वायर में चार्जेस मूव होंगे तो चार्जेस मूव होने से करंट बनता है। करंट तो बन रहा है सर,
कितना करंट बन रहा है वो कैसे बताएं। जैसे प्यारे मान लें एक इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल वायर है, थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया है, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाली जो साइड है पूरी, ये वाली साइड ए साइड और ये वाली साइड बी साइड, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये वाला फेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसके अंदर मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा किस तरफ भागने लगते हैं, प्लस की तरफ भागने लगते हैं, प्लस की तरफ भागने लगते हैं। तो भागने की वजह से, चार्जेस के मूवमेंट की वजह से ही करंट बनता है। कितना करंट बन रहा है उसे करंट को I से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। जितना भी यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, एक यहाँ पे एक एरिया हमने इस तरीके से ले लिया, किसी भी एक एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज भागता हुआ जा रहा है उसे हम कहते हैं चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। कई लोग समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह कितना चार्ज फ्लो हो गया पर यूनिट टाइम, उसे हम करंट कहते हैं। नहीं, किसी भी एक पॉइंट से के चारों तरफ जो क्रॉस सेक्शन है उससे कितना चार्ज पास होके निकल रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम करंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर यूनिट टाइम। कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें, ये क्रॉस सेक्शन ले लें, ये क्रॉस सेक्शन ले लें, इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट। समझ पा रहे हैं प्यारे। और यहाँ पे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, अगर एक सेकंड में n इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए तो जरा ये बताइए कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया होगा। n इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज होता है n इंटू ई, तो यहाँ पे q की जगह Ne/T भी लिख सकते हैं। तो I का फॉर्मूला ये भी हो गया और I का फॉर्मूला ये भी हो गया। पॉज कर करके आप आगे बढ़ते जाइए, डेफिनेशन और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नोट करते जाइए। शुरुआत में वही सारी चीज़ें हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको नई नई चीज़ें मालूम पड़ती जाएंगी। फिलहाल प्यारे करंट का फॉर्मूला तो आ गया, I इज इक्वल टू Q/T। बोले सर इसकी यूनिट भी बता दीजिए, तो बहुत ही आसान, पढ़ चुके हैं आप सभी बच्चे। I का फॉर्मूला Q/T, तो ये लीजिए Q की यूनिट और टाइम की यूनिट डाल दीजिए, I की भी यूनिट है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये लीजिए करंट की यूनिट आ गई कूलम पर सेकंड, जिसे मिला के हम क्या लिख सकते हैं, कूलम अपॉन सेकंड को मिला के लिखा जाता है एम्पियर। ठीक है, जैसे कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। तो बताइए करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, अगर एक कूलम का चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 1/1 कितना आएगा, 1। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, अभी उसको हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल 1 एम्पियर इसकी यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट बेटा इससे स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं। क्या यूनिट्स होती हैं इससे स्मॉलर, मिली एम्पियर हो सकती है ना, माइक्रो एम्पियर हो सकती है। बेटा मिली का मतलब कितने एम्पियर होगा, 10⁻³ पता है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6। बात आई, सर डिफाइन करिए, 1 एम्पियर क्या चीज़ है। हालांकि ऑफिशियली डिफाइन 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी जाती है डिफाइन 1 एम्पियर, तो ऑफिशियली तो वहां से डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ के हिसाब से कैसे करें देख लीजिए। आप ये देखिए, बताइए 1 एम्पियर क्या चीज़ है एक शब्द में। भैया 1 एम्पियर क्या है, करंट है। कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर क्या है, करंट की वैल्यू। लेकिन बताइए करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, जब 1 कूलम का चार्ज एक सेकंड में किसी एरिया से पास होता है। एक कूलम का एक सेकंड में जब पास होता है तो जो करंट उसमें से फ्लो होगा उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो डिफाइन 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक कूलम का चार्ज से 1 एम्पियर का करंट बनता है। ठीक है प्यारे,
तो देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे करंट वैसे वायर्स में तो फ्लो होता ही होता है, लेकिन प्यारे हमारी बॉडी में भी करंट फ्लो होता है। बायो में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम, एक जगह से ब्रेन से दूसरी जगह सिग्नल जाते हैं, किसके थ्रू? करंट। कौन से? कहाँ पर? नर्व्स में, न्यूरॉन्स में करंट फ्लो होता है, वो कितना? माइक्रो एम्पियर्स में होता है। और डोमेस्टिक सर्किट्स की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे लगभग इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 एम्पियर का होता है। ऑर्डर 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, 5, 8 एम्पियर, इस तरीके का करंट फ्लो होता है। और अगर मैं बात करूं लाइटनिंग, बिजली कड़क रही है, बिजली में कितना करंट? 10 टू द पावर 4 ऑर्डर, यानी 10,000, 15,000, 20,000 एम्पियर तक का करंट होता है। बहुत भयंकर होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं सिर्फ कि कितना करंट कितना होता है। और मैंने पहले भी बताया था एसी के 1 मिली एम्पियर तक हम पता नहीं चलेगा, 1 मिली एम्पियर तक का करंट हमें बॉडी झेल जाएगी, लेकिन और डीसी की बात करें तो 5 मिली एम्पियर तक के से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे मैं बताऊंगा एसी और डीसी जब हम पढ़ेंगे, एसी डीसी में डिफरेंसेस क्या हैं, किसके झटके ज़्यादा खतरनाक हैं, किसके आसान हैं, मतलब किससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल प्यारे बात आई करंट क्या होता है, हो गया, उसकी यूनिट क्या होती है, हो गई। बात आई क्या करंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन करंट का। तो प्यारे करंट का जो डायरेक्शन होता है, आप उससे पहले समझिए करंट किस वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। और ये 10th क्लास में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ऐसे गए तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत एक अंदर की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये तो सबने पता था कि करंट ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक बात, जैसे मान लें कि ये बॉडी है इस तरीके से, ये बॉडी है इस तरीके से, मान लें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और ये एक इस तरीके से वायर से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली अगर इन दोनों को बॉडीज़ को ए और बी को अगर हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो मूवमेंट किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की या नेगेटिव चार्ज की। ऑब्वियसली आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं तो वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज तो लूज होकर फ्री हो जाते हैं, जहां चाहे मूव कर सकते हैं, लेकिन बचा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो बहुत भारी होता है, बड़ा होता है, वो मूव नहीं करता। तो पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हल्के होने की वजह से ये प्लस वाला चार्ज इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस वाला भी प्लस को अपनी तरफ, लेकिन इसकी ताकत ये इतना भारी है कि ये मूव नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चे हैं, ये बुलाएगा आ जाओ तो ये आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगी। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में किसको कहते हैं हम, इज एट हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है वो होती है इज एट हायर पोटेंशियल, कैसी, हायर पोटेंशियल पे, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज एट लोअर पोटेंशियल। अगर याद नहीं है तो शॉर्ट में बता दे रहा हूं, पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप ये देखिए जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। अभी सोचिए एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाएं तो ए, मेरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज है जिसको इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाएंगे इसके ऊपर तो प्लस वाला इसको धक्का मारेगा, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिपल्शन ज़्यादा है। तो ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वर्क अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी यहाँ का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कम पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस वाला तो बड़ी आसानी से यहाँ आ जाएगा, ये माइनस वालों से खींच लेगा, आसानी से आ जाएगा। वर्क हमें कम करना पड़ेगा, फोर्स कम लगानी पड़ेगी, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है, ऐसे ही एक जगह मान लें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है,
एक जगह कम पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली जिधर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वहाँ तक लाने के लिए यूनिट टेस्ट चार्ज को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कम वर्क करने का मतलब लोअर पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव होगी या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन इससे जो करंट बनता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे हो रही है लेकिन करंट बनता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसी करंट को हम कहते हैं, एक्चुअली जो हम करंट कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, वो करंट होता है आपका कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल। अभी क्या है, बात ये आई कि सर एक बात बचपन से नहीं समझ में आई 10th क्लास से कि सर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ खींचे चले आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होने लगती है, जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि माइनस से प्लस की तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कह रहे हैं। लेकिन करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यही अंदर की बात है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो सर वो कौन सी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो कौन सी चीज है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रही है, समझने की कोशिश करिए। नेगेटिव से पॉजिटिव तो एक चीज इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहा है, वो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम लूज कर देते हैं, वो भाग के इधर से इधर आ गए वायर के। तो लेकिन वो कौन सी चीज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो कर रही है, जिसे हम कह रहे हैं करंट। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो है क्या, बोल तो रहे हैं बार बार, कौन सी चीज है, पार्टिकल है, कोई करंट है, क्या चीज है। तो बेटा असली बात सुन लो, असलियत ये है कि एक्चुअल में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। करंट जैसे हम कह रहे हैं, कन्वेंशनल करंट जैसे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, दुनिया में कन्वेंशनल करंट जैसी एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसी चीज की है ही नहीं। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कोई चीज़ नहीं जाती। बोले अरे सर अगर कोई चीज़ जाती नहीं तो पढ़ क्या कर रहे हैं बचपन से कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो प्यारे जो पढ़ रहे हैं ना वो गलत पढ़ रहे हैं। असलियत क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं वो बता दूं मैं। एक्चुअली क्या था, जो पुराने ज़माने के लोग थे जिन्होंने करंट वगैरह चार्जेस के बारे में डिस्कवरी करी थी, करंट की डिस्कवरी हुई थी कि भैया ऐसा होता है करंट, तो उन्हें क्या मालूम था, उन्हें ये लग रहा था कि भैया कोई भी चीज़ जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है इन जनरल कंसेप्ट। जैसे हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जैसे ये बॉडी को अगर मैं छोड़ दूं तो ये ऊपर से नीचे, अरे कहाँ गई, हाँ ये ऊपर से नीचे जाएगी इस तरीके से, ऊपर से नीचे हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, हायर हाइट से लोअर हाइट, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो उन्हें भी लगा कि फिर यहाँ पे जो करंट बन रहा है, करंट भी सर भैया कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, बोले करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहिए। तो उन्होंने करंट की डायरेक्शन रख दी कि बोले करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। लेकिन बाद में जब उसकी असलियत पता चली कि करंट किसकी वजह से बन रहा है, करंट क्या चीज़ है, वो क्या इफेक्ट है, तो पता चला कि भैया मूवमेंट जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जिसकी वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से पंखे चलते हैं, लाइट चलती है या वेरियस अप्लायंसेस चलते हैं। तो बोले पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ नहीं जाता, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, बस वो हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बोले जब पता चल गया तो सर इसे हटा देते, गलत चीज़ काहे को पढ़े जा रहे हैं। बेटा बिल्कुल सही बात, हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया, क्योंकि ये जब हमें पता चल गया था, एक तो बात ये, एक तो यहाँ ये हमें पता चल गया था कि पहले से जब हम ये सोच रहे थे कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो उसकी वजह से, उसकी बेसिस पर बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लेन करा गया, ये मानते हुए कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो इसी पे एक्सप्लेन कर दी गई कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो देखो ये, तो देखो ये, तो देखो ये। अब अगर बाद में ये पता चला कि
करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अगर वो हम वहाँ सही करेंगे तो फिर वो सारी थ्योरीज, वो सारी एक्सप्लेनेशंस भी फिर से दोबारा एक नए सिरे से, नए ढंग से बतानी पड़ेंगी, उसका डायरेक्शन उल्टा करके। बोला ये तो बहुत सिरदर्दी का काम हो जाएगा, तो जो कहा गया उसे कहने दो और इसको करंट की बजाय क्या नाम रख दो, कन्वेंशनल करंट, और इसको रख दो कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, जो पहले से चला आ रहा था उसका नाम रख दिया ट्रेडिशनल करंट, और जो एक्चुअल है इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन अब आपको असलियत समझ में आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव कोई चीज़ नहीं जाती, अंदर की बात पता चल गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं दे रखी होती है, तो समझ लो और बाकी सब बच्चों को भी समझाओ और ज्ञान को फैलाओ जितना फैला सकते हो। ओके प्यारे, तो ये तो हो गई आपकी कन्वेंशनल करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर कहीं पे मैं करंट लिख रहा हूं तो आप समझ जाना कौन सा करंट, ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट। इसकी डायरेक्शन आप या तो ये कह सकते हो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर ये कह सकते हो कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए, पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहे हैं सर करंट की डायरेक्शन जान ली हमने कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है सर। अगर करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो सर ये क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? बताइए आप, करंट इज अ स्केलर या वेक्टर? बोले सर इसका तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो होनी क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट भैया स्केलर क्वांटिटी है। बोले सर कैसे? बेटा इसका डायरेक्शन तो है लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पते वाली बात यहाँ बताई गई है। बेटा किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए प्यारे? एक तो ये कि उसका मैग्नीट्यूड भी हो, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो आपने बचपन में, अब बचपन मतलब 11th में पढ़ते हुए आ रहे थे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये आपने पढ़ा था कि तभी वो वेक्टर होगा। लेकिन मेन बात सुन लो, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब होगी जब वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी ओबे करे। जो आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था 11th क्लास में, पढ़े थे कि ना पढ़े थे? याद है कि नहीं है? नहीं है, चलो थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे बच्चे बताइए, अगर किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगे और उस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लगे F1 और F2, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? आप यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाते हो, ट्राइंगल लॉ वगैरह था, पॉलीगन लॉ, तो रिजल्टेंट बीच में आता है इस तरीके से। यही तो होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, दो अलग अलग डायरेक्शन में कोई चीजें तो उनका रिजल्टेंट बीच में इस तरीके से आएगा। क्या करंट में भी ऐसा होता है? क्या एक पॉइंट है इस तरीके से, एक वायर ये, एक वायर ये, इस तरीके से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और ये वायर एक जंक्शन है, एक वायर यहाँ से करंट, एक वायर यहाँ से करंट, और एक वायर ये लगा हुआ है। तो बताओ कि ये 4 एम्पियर का है, ये 3 एम्पियर का है, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 4 इधर से आया, 3 इधर से आया, तो कितना जाएगा? 4 + 3, 4 + 3 = 7 एम्पियर चला जाएगा इधर इधर से मिला के। या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, बोले सर 4 इधर से आ रहा था, इसकी डायरेक्शन ये है, सर 3 इधर से आ रहा था, सर इसकी डायरेक्शन ये है, एक करंट I1 ये हो गया, एक करंट I ये हो गया, और सर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सर रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा, जिसका फॉर्मूला सर हम ये लगाएंगे I1² + I2² + I3 2I1 I2 cos थीटा। क्या ऐसे करके निकालोगे? क्या ऐसे करके निकालोगे? क्या यहाँ पे एंगल का भी कोई लेना देना है? क्या एंगल पे भी डिपेंड करेगा? बोले कि सर यहाँ की जगह 4 एम्पियर ऐसे ले लेंगे तो सर यहाँ पे करंट थीटा अलग हो जाएगा, तो रिजल्टेंट करंट भी अलग हो जाएगा। क्या एंगल पे भी डिपेंड करता है? क्या ऐसे लॉ फॉलो करता है? नहीं करता ना।
यहाँ सिंपल एडिशन होता है कि इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, रिजल्टेंट 4 + 3, क्योंकि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ये ओबे नहीं कर रहा है कि ऐसा नहीं कि एक तार में करंट ऐसे जा रहा है, एक तार में करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि हवा में बीच में रिजल्टेंट करंट हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता, इस वजह से करंट इज नॉट अ स्केलर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ पा रहे हो? तो बेटा प्यारे नोट करते जाओ, पॉज कर करके मैं थोड़ी जगह दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट फुलफिल सेकंड कंडीशन, कौन सी? इट शुड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वो करंट ओबे नहीं करता, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी ही है। ओके प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मज़े आ रहे हैं तो अभी शो करिए कि आपको मज़े आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। जल्दी से एक पॉज मार के एक लाइक भी मार दीजिए और कमेंट लिख दीजिए कि कैसा समझ में आ रहा है। कोई सर नई बात पता चली अभी तक या नहीं पता चली, या अभी 10th की रगड़म पट्टी चल रही है? कमेंट करके मुझे बताइए। और हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पर, और जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट भी मार्क कर दीजिए। फिलहाल मैकेनिज्म ऑफ अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, यहां हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट नई चीजें आ रही हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या नए नए फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे। देखिए बात आई मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कैसे करता है, अगर हमने उसे बैटरी में नहीं लगाया तो क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं तो कैसे करंट फ्लो होने लगता है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो प्यारे आप देखिए क्या होता है, जैसे कि एक कोई हमने इस तरीके से ये वायर लिया, ठीक है, ये इस तरीके से वायर है, इस वायर के अंदर एटम्स रहे होंगे। एटम्स, अगर ये मेटल का वायर है, गुड कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो जितने भी यहाँ पे एटम्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। लूज करके क्या मेटल से बाहर निकल के हवा में घूमने लगेंगे? नहीं, मेटल के अंदर एटम्स हैं, उससे लूज होंगे, लूज होके उसी की मेटल के अंदर इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अपनी मनमर्जी जहां चाहे वहां इस तरीके से घूमते रहेंगे। ठीक है प्यारे, इस तरीके से आप देखिए अपनी मनमर्जी जहां चाहे घूमते रहेंगे। लेकिन जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं वो एटम खुद कैसे हो जाएंगे? खुद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फ्री हो गए, मूव कर रहे हैं। अरे मूव करने की वजह से तो करंट बनता है। हाँ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंडिविजुअल करंट्स बन रहे होंगे। तो कोई वायर इस तरीके से मेटल का रखा है तो इसके अंदर बहुत सारे करंट बन रहे होंगे। लेकिन क्या उस वायर से हम बल्ब जला सकते हैं? बोले सर करंट बन रहा है तो बल्ब से लगा दो, बल्ब जल जाएगा। जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? बल्ब किससे जलेगा? बैटरी से जलेगा। अरे वायर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, वायर में भी तो करंट बन रहा है, तो वायर से काहे को नहीं जल रहा बल्ब? इसलिए नहीं जल रहा बेटा, इसमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से करंट तो बन रहा है। लेकिन एक खास बात नोटिस करो कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो आप देखो अगर एक मैंने ऐसे बनाया है तो एक ऐसे है, तो एक इस तरीके से ऐसे अपोजिट है, एक ऐसे एक ऐसे, तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा और इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो कैंसिल हो जाएंगे। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से इनका करंट कैंसिल, ऐसे ही इसका और इसका करंट कैंसिल, सब हैफेजर्ड वे में मूव करने की वजह से ऑन एन एवरेज इन सब का करंट मिलके 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको किसी एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसके अंदर
इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे थे, बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से ये वाला फेस पॉजिटिव हो गया, ये वाला फेस नेगेटिव हो गया, तो इसके अंदर के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगने लगेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगेगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो पॉजिटिव टर्मिनल की जब तरफ ये भागेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो अब देखिए सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब इनकी वजह से ओवरऑल जितना भी करंट बनेगा वो एक ही डायरेक्शन में बनेगा। तो इसी केस में करंट बनेगा जब वो बैटरी से कनेक्टेड है, एक ही तरफ भागेंगे। लेकिन प्यारे जब सारे के सारे भागेंगे तो प्यारे रास्ते में रखे हुए हैं कौन, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस तो क्या रास्ता खाली पड़ा है क्या, आओ भाग लो फ्री हाईवे है, नहीं, रास्ते में बहुत सारे पत्थर रखे हैं, पत्थर मतलब पॉजिटिव आयंस रखे हैं। अभी होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब भागना शुरू करेंगे एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो रास्ते में रखे हुए ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनसे इनकी टक्कर होगी, और जब टक्कर होगी तो एक पल के लिए टक्कर से ये वहां रुक जाएंगे, लेकिन रुके तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इधर की तरफ पॉजिटिव एंड है, तो टक्कर खा के रुक के फिर से खड़े होंगे और फिर पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से फिर पॉजिटिव की तरफ भागने लगेंगे, फिर भागेंगे, फिर टक्कर होगी, फिर रुकेंगे, फिर भागने लगेंगे पॉजिटिव की फोर्स की वजह से। तो प्यारे दो टक्करों के बीच में जो टाइम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस टाइम को नाम दिया गया है क्या, उस टाइम को हम कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। बोले सर ऐसा नाम क्यों रखा गया रिलैक्सेशन, क्योंकि टक्करें तो बार बार खा रहे हैं, वही समय है दो टक्करों के बीच का जिसमें वो रिलैक्स्ड हैं, टक्करें नहीं खा रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो टक्करों के बीच का, एक टक्कर खाई, उठा, फिर चलने लगा, जितनी देर तक वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, प्लस की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स की वजह से जितनी देर तक वेलोसिटी बढ़ रही है उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, या दो टक्करों के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। फिलहाल टक्कर खाई, रुक गया, रुकने के ये जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो अपनी मनमर्जी भाग रहे थे, u1 u2 से डिनोट कर दें तो इसे तो हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटीज, क्योंकि ये जो वेलोसिटी हैं ये गर्मी की वजह से होती हैं, हीट की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, वो भागते हैं, तो थर्मल वेलोसिटी। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ भागेंगे तो टक्कर के बाद जब ये आगे भागेंगे तो दूसरी टक्कर से पहले जितनी इन्होंने वेलोसिटी अटेन कर ली होगी उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो मान लें टक्कर से पहले इसने वेलोसिटी अटेन कर ली, एक ने v1, एक ने v2, एक ने v3, सब ने अलग अलग वेलोसिटीज अटेन करी होंगी, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। ये जो वेलोसिटीज हैं v1, v2, v3 डैश 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 vn, इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले लें तो उस एवरेज वेलोसिटी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज डिनोटेड बाय v और नीचे छोटा सा d। बात समझ पा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, ड्रिफ्ट यानी फिसलना, भागना। जिस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, तो जिस एवरेज वेलोसिटी से, इसकी डेफिनेशन देखिए तो क्या, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, शॉर्ट टाइम फॉर विच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स। एक्सेलरेट मतलब जिस टाइम के लिए दो टक्करों के बीच जिस टाइम तक वो एक्सेलरेट करते हैं उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए, अगर नहीं लगाइए लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है। प्यारे आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चे, अभी बात आई सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट करते हैं, ये नोट कर लीजिए, टाउ सिंबल होता है इस तरीके से इससे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से। फिलहाल अभी बात आई सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करवाइए, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, होम एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कई बार। बच्चे
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उससे पहले आप ये देखिए, आपने देखा जब बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में हैफेजर्ड वे में इधर उधर मूव करेंगे अपनी थर्मल वेलोसिटीज की वजह से, लेकिन सब रैंडम मोशन है। तो अगर इन सब की वेलोसिटीज u1 u2 u3 डैश डैश un है इनकी थर्मल वेलोसिटीज, और इसमें टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका एवरेज कितना होगा? ऑब्वियसली सब इधर उधर जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कट पिट के। तो इसका जो एवरेज है बेटा वो एवरेज हो जाएगा आपका कितना, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un अपॉन n। एवरेज ऐसी तो निकालेंगे सबको ऐड करके, कितना होगा? जी हाँ, जीरो। मैंने ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया क्योंकि इनका अपना एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन की वजह से ये कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है। अगर सिर्फ वैल्यूज लिखोगे, वेक्टर का साइन नहीं लगाओगे, तो वैल्यूज ऐड होके थोड़ी ना कैंसिल हो जाएंगी। डायरेक्शन के साथ लिखोगे तब उसका माइनस साइन आएगा, तब कैंसिल होंगी। फिलहाल इनकी एवरेज वेलोसिटी हो गई जीरो। अच्छा, अभी बात आई कि अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, V पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस अप्लाई कर दें, जिसकी वजह से इधर प्लस और माइनस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऑपोजिट मूव करेंगे, प्लस की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, किस वजह से मूव करेंगे? उन पे फोर्स लगेगी। इधर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी, फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होंगे, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनकी जो एक्सेलरेशन होगी उसमें, वो कितनी एक्सेलरेशन होगी? बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। F इज इक्वल टू ma, तो a का फोर्स अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला QE, फोर्स का फॉर्मूला QE अपॉन m, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज की जगह कौन सा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं, ठीक है, E अपॉन m। लेकिन एक बात है बेटा, आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है जबकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब यहाँ पे E लिखा है, यहाँ A है, A और E ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दिखाने के लिए आप यहाँ पे एक माइनस साइन लगा सकते हैं। तो A इज इक्वल टू माइनस E अपॉन m। यहाँ पे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यही लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है प्यारे। अभी बताइए कि सर जी वो जो मूव करेंगे तो टक्करें होंगी, और दो टक्कर के बीच का टाइम जो लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मान लें पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम τ1 है, दूसरे का τ2 है, τ3 डैश 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 τn है, सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है। तो ये बताइए, ये उनकी इनिशियल वेलोसिटीज थी u1 u2 u3, उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटीज अलग थी, फाइनल वेलोसिटीज अलग अलग अटेन करेंगे τ1 τ2 टाइम के बाद, टक्कर खाने के बाद, लेकिन एक्सेलरेशन तो सब में सेम होगी क्योंकि सबका चार्ज सेम है, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब पे मास सेम है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 u2 है, एक्सेलरेशन a है, टाइम τ1 τ2 τ3 वगैरह है, तो उनकी अगर हमने फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है तो बेटा v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। पहले वाले की बात करें तो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी होगी u1 प्लस a τ1, है ना, एक्सेलरेशन a और टाइम टाउ। सेकंड वाले की होगी, वो कितनी होगी? v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ, यहाँ पे τ1 यहाँ τ2 एंड सो ऑन। थर्ड वाले की u3 प्लस a τ3 एंड सो ऑन। n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो nth वाले की कितनी होगी? un प्लस a τn। a सबका सेम लिया है जबकि v u और टाउ वो सबका अलग है। वेक्टर का साइन जरूर लगा दीजिए, जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना। रिलैक्सेशन टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो उस पर नहीं लगेगा, ठीक है प्यारे। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली स्क्रीन पे जा रहा हूँ। हमने क्या करना है, हमने ये इनिशियल वेलोसिटीज लिख ली, एक्सेलरेशन लिख ली, v1 v2 सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज लिख ली। हमने एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पे जाइए। क्या थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जिस एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं उन्हें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये वेलोसिटीज तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी, इन सब का एवरेज कर दें। अगर v इज इक्वल टू v1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn कर दें और इनका एवरेज लेने के लिए अपॉन n कर दें, तो इस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अगली स्क्रीन पे इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, V1 V2 3 की वैल्यू यहां डाल देनी है और आगे प्रोसीड करना है। ये नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगली स्क्रीन पे। तो प्यारे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन के हिसाब से इन वेलोसिटीज के एवरेज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे वैल्यूज डालिए, V1 की जगह u प्लस at है ना, t की जगह क्या लिखेंगे, टाउ। अभी आपने देखा कैसे, V2 की जगह u प्लस at a टाउ, V3 की जगह u प्लस at a टाउ, और ऐसे एंड सो ऑन u प्लस at। लेकिन यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, यहाँ n n, ठीक है, अपॉन n, ठीक है प्यारे। अभी ऐसा करिए, u1 u2 एक साथ लिख दीजिए, तो ये बन गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un, और बाकियों में से a कॉमन ले लीजिए। सॉरी, a सबका सेम था, यहाँ गलत लिख दिया। एक्सेलरेशन सबकी सेम है, रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग है, टाउ 3 टाउ n, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 प्लस टाउ n अपॉन n। बेटा ये जो अपॉन n लगा है, इसको अगर मैं अलग अलग लिख दूँ, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un अपॉन n, और यहाँ पे a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश 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 प्लस टाउ n अपॉन n। तो ये पूरी टर्म तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाना मत भूलना, वेक्टर का ज़रूर लगा देना सब में, ठीक है। ये जो पहली टर्म है, ज़रा ये देखिए, ये जो पहली टर्म है अभी हमने निकाला एवरेज थर्मल वेलोसिटीज बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो अभी आपने देखा 0 थी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। यहाँ सारे रिलैक्सेशन टाइम्स को प्लस करके अपॉन कर दें, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं टाउ से। यहाँ लिख देंगे वेयर टाउ इज एवरेज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरी लिखना, रिलैक्सेशन टाइम विच इज गिवन बाय टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 प्लस टाउ n अपॉन n, ठीक है। तो ये लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला आ गया, a टाउ, या a का फॉर्मूला डाल दीजिए, अभी आपने निकाला था, फिर से निकलवा दे रहा हूं, a इज इक्वल टू f अपॉन m है, ठीक है। ये तो आपने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसा आ गया। अभी सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, a टाउ, ठीक है, a का फॉर्मूला f अपॉन m, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला QE, ठीक है, और Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q की जगह लिख सकते हैं E, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया E टाउ, कहाँ गया, E टाउ अपॉन m। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। वेक्टर का साइन लगाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, E और V अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ है, माइनस नहीं लगाना है तो फिर ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे। एक काम यहाँ और कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज और लेंथ में एक रिलेशन होती है, आपने पिछली यूनिट में पढ़ा था, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू V अपॉन L भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस L है, तो E की जगह अगर V अपॉन L लिख दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया V अपॉन L टाउ अपॉन M। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो आपको डिराइव करने को आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आगे बात आई प्यारे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर डिपेंड कौन कौन से फैक्टर्स पे करती है। तो प्यारे, इसके फॉर्मूले से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तो v पे, एक तो l पे, और थोड़ा बहुत टाउ पे डिपेंड करती है। कैसे, आप देखिए E और M पे मत बोलना कि डिपेंड करती है, E और M तो कांस्टेंट क्वांटिटी, ये चेंज थोड़ी होती है। वोल्टेज पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फॉर्मूले से साफ साफ लग, लेंथ ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल, जो आयंस हैं, वो अपनी जगह बैठे बैठे वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करने की वजह से सोचो जो बेचारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा था
अभी आयन चुपचाप बैठे हुए थे, अगर आयंस भी वाइब्रेट करने लगे हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसमें ज़्यादा जल्दी जल्दी टक्करें होंगी या देर देर से? ऑब्वियसली जल्दी जल्दी टक्करें होंगी, और जल्दी टक्कर होने की वजह से दो टक्करों के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाना है, जिसकी वजह से एवरेज स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जानी है। आखिरी वाली बात ध्यान से समझना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोलिजन्स जल्दी जल्दी होने लगेंगे, क्योंकि रास्ते में रखे हुए पॉजिटिव आयंस जो हैं इसके रास्ते में वो हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे, टक्करें बढ़ेंगी, दो टक्करों के बीच का रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, दो टक्करों के बीच समय अब कम लगेगा क्योंकि जल्दी जल्दी टक्करें होने लगेंगी, रिलैक्सेशन टाइम कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है प्यारे, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। आगे हैं प्यारे कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग को हिला देने वाले हैं और बहुत ही मज़े आने वाले हैं इसके आंसर समझने के बाद और क्वेश्चन सुनने के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से समझिएगा। बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन से पहले मुझे ये बताइए कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, किसी वायर में करंट फ्लो करता है, बल्ब जलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके बल्ब को इस तरीके से ग्लो कराते हैं करंट बना के। क्या मुझे ये बता सकते हैं वायर में करंट की स्पीड क्या होती होगी? करंट किस स्पीड से चलता होगा? करंट का मतलब करंट की जगह इलेक्ट्रॉन पूछ लूँ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो करंट बनता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं मुझे कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से ट्रैवल करते होंगे? बोले अरे सर बहुत आसान। सर देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम स्विच ऑन करते हैं, वो सर 50 मीटर दूर बल्ब लगाए तार से, इधर से स्विच ऑन करते हैं और शाय से एकदम बल्ब जल जाता है। तो सर करंट की स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड सर लाइट की स्पीड के बराबर होती है। सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। अरे नहीं प्यारे, इतनी तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? भैया वायर है या क्या लाइट है? इलेक्ट्रॉन्स है, लाइट है। वायर के अंदर इतना खचाखच जगह भरी होती है, बिल्कुल सॉलिड होता है, तो क्या कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स चाहे कितने ही छोटे हो, खचाखच भरी हुई चीज सॉलिड के अंदर के लाइट की स्पीड के बराबर चल सकते हैं? अरे लाइट की आधी की आधी की आधी की आधी 1 लाख 10 लाख गुना भी कम कर दो तो भी नहीं चल सकते इलेक्ट्रॉन। असली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर बैटरी से ज्वाइन होने के बाद उनकी स्पीड फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड की होती है, मतलब आधा मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, ऐसे चलते हैं। इतना सा टिन्नू सा 1 सेकंड में इतना 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 इतने हल्के 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 चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, E/τ/m। नोट कर लो और दिमाग में भी नोट कर लो, बसा लो, ये रटा होना चाहिए फॉर्मूला। Vd = E/τ/m, E/τ/m, E/τ/m। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यूज डाल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो वो फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड ही होती है तो ऐसा कैसे हो पाता है? हाउ देन इज करंट ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंटली इन अ कंडक्टर? ऐसा कैसे हो पाता है कि जैसे ही स्विच ऑन करो वैसे ही बल्ब जल जाता है, पूरे वायर में जितने भी बल्ब्स लगे हैं सारे के सारे इंस्टेंटेनियसली ग्लो हो जाते हैं? ऐसा कैसे हो पाता है अगर इलेक्ट्रॉन इतने हल्के 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 ही चलते हैं? तो क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि सर अगर ये कोई वायर इस तरीके से वायर है, बीच बीच में इस तरीके से बल्ब लगे हैं वायर के, लाइव वायर है, ऐसे न्यूट्रल वायर है, शॉर्टकट बना रहा हूं, तो स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के 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 चलते हैं, तो इतनी तेजी से करंट कैसे मतलब बल्ब को ग्लो करा देता है? तो प्यारे एक आपका भ्रम है वो जान लो। आप लोग ये समझ रहे हो शायद कि अगर ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से लगाई बैटरी प्लस माइनस, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपको शायद ये लग रहा है कि यहाँ से यहाँ करंट पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को पूरा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे तो बेचारा करंट यहाँ पहुँच पाएगा। जी नहीं, करंट पूरे वायर में बनने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए ये नहीं चाहिए कि ये तीनों से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे तो करंट यहाँ पहुँचेगा। अरे भैया इलेक्ट्रॉन्स क्या पूरे वायर में सिर्फ यहीं बसे हुए हैं?
अरे पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स बसे हुए हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, हर जगह हैं, हर जगह बसे हुए हैं, जहाँ देखो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बैटरी का, तो क्या यही वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे तो करंट बनेगा? अरे नहीं, यहाँ वाले क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जो जहाँ जहाँ बैठा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन स्विच ऑन करने से एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेंगे। ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे इस तरीके से। तो हर जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह के इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, तो हर जगह, हर क्रॉस सेक्शन में करंट एक साथ बनने लगेगा। करंट कब बनता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, या एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाए? नहीं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स है वहां वहां अपनी अपनी जगह मूव करने लगे, तो हर जगह मूवमेंट से हर जगह करंट इंस्टेंटेनियसली बनने लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर जो मैंने बोला अपने वर्ड्स में नोट करिए, और आखिरी में मैं इसकी असाइनमेंट दूंगा, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ, उसमें अपने वर्ड्स में भी मैं लिख के दूंगा। फिलहाल प्यारे अगला क्वेश्चन, बात ये आई कि भैया कि अगर कोई भी वायर है, वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उन पे फोर्स लगती है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल उन पे अपनी तरफ फोर्स लगाता है, और जहां भी फोर्स लगेगी तो वहां पर एक्सीलरेशन भी होगी, जिसका फॉर्मूला F/m। और एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होना। जब भागेंगे फोर्स की वजह से एक्सीलरेट होंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फोर्स लगने की वजह से, एक्सीलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी तो बढ़ती जानी चाहिए। तो दूसरे एंड तक पहुंचते पहुंचते तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत अमाउंट से बढ़ जानी चाहिए एक्सेलरेट होने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एक एवरेज लिमिट तक ही बढ़ पाती है, उससे ज़्यादा बढ़ बढ़ के बहुत नहीं बढ़ पाती, चाहे वायर कितना ही ले लें। ये क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, फोर्स से एक्सेलरेशन होनी चाहिए। व्हाई देन डू इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एक एवरेज स्पीड ही क्यों अटेन करते हैं, ऐसा क्यों नहीं उनकी स्पीड बढ़ती जाए? शायद आप कुछ आंसर अपने आप कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं मन में, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एवरेज ही क्यों हो पाती, उस लिमिट से क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि भैया रास्ता खाली थोड़ी ना पड़ा है, फॉर्मूला 1 की कार रेस थोड़ी ना चल रही है, रास्ते में पॉजिटिव आयंस रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रास्ता खाली होता, कोई इनको रोकने वाला नहीं होता, तो इनकी स्पीड बढ़ती जाती, रास्ते में रखे हुए पत्थरों की वजह से टक्करें होंगी, जिसकी वजह से जो स्पीड बेचारे की बढ़ी थी वो एकदम घट के 0 हो जाएगी, और इसे फ्रेशली फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर स्पीड बढ़ान, जैसे इनने बढ़ाई फिर टक्कर हो गई, फिर रुक गई, तो स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा इसकी बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए दे अटेन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना कि अलार्मिंगली हाई वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, मैंने बताया 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर्स की, एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज ऑल्सो स्मॉल, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, चार्ज भी बहुत कम है। तो कह रहे हैं स्टिल हाउ कैन वी अटेन लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट्स इन अ कंडक्टर, फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होने की वजह के बाद भी करंट एकदम कैसे हाई हम ऑब्टेन कर पाते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर का इतना ज़्यादा करंट कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं। हालांकि जितना मैंने पढ़ाया ये उस पार्ट का क्वेश्चन नहीं है, एक अगली स्लाइड में मैं कुछ समझाने वाला हूँ, उससे रिलेटेड है। अभी सिर्फ फॉर्मूला बता के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। बेटा अगली स्लाइड में हम डिराइव करने वाले हैं करंट का फॉर्मूला I = ANE VD। करंट जो है वो E पे और VD पे डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन में कहा गया दोनों ही छोटे हैं, तो करंट इतना बड़ा कैसे हो जाता है दोनों छोटे होने की वजह से? तो आंसर है करंट इन दोनों के साथ साथ n पे भी डिपेंड करता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे, n की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से करंट ज्यादा ऑब्टेन कर पाते हैं, ऑल्दो E और VD की वैल्यू कम होने के बावजूद भी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है ये, अभी से फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया। अभी बात आई व्हेन इलेक्ट्रॉन्स
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। आपको बताया है करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इधर वाली साइड हायर पोटेंशियल पे होगी और इधर वाली साइड लोअर पोटेंशियल पे होगी। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ रश करेंगे, पॉजिटिव की तरफ रश करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भाग रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं? क्या ये सच है, सारे भागते हैं? प्यारे ऐसा नहीं है, बाय नो मींस इसका मतलब ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ भागते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पहले से थे उसमें थर्मल वेलोसिटीज भी थी जो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर भाग रहे थे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे जो पहले इधर उधर भाग रहे थे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पोटेंशियल लगाया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन सारे नहीं। जिनकी पहले से कुछ थर्मल वेलोसिटीज कुछ अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इधर उधर हैं, हो सकता है उनकी थर्मल वेलोसिटीज इतनी ज़्यादा हो कि वो उन पे फोर्स, ये वाला जो चार्ज है, ये वाली जो बैटरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे इतनी फोर्स ना लगा पाए, वो जिद्दी इलेक्ट्रॉन से पहले से उधर इतनी तेजी से भाग रहे हो कि वो इसकी फोर्स के इन्फ्लुएंस में ना आ पाए। तो जरूरी नहीं है सारे के सारे भागेंगे, थोड़े बहुत रह भी सकते हैं। कौन से? जिनकी थर्मल वेलोसिटीज ज्यादा हैं। ठीक है प्यारे, ओके, जो थर्मल वेलोसिटीज की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं, जरूरी नहीं है वो भी सारे इधर भागें। अभी बात ये आई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये मुझे आप बताइए। कह रहे हैं आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, ठीक है, भाग रहे हैं इधर उधर। एक पार्ट है जिसमें कह रहे हैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, यानी बिना बैटरी के भाग रहे हैं, बिना बैटरी के इधर उधर भाग रहे हैं इस तरीके से, और कोलिजन्स कर रहे हैं। और एक बैटरी लगी हुई है, फिर कोलिजन्स कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दो कोलिजन्स के बीच की जो टक्करें हैं, दो कोलिजन की बीच की जो टक्करें हैं, वो उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा। पहला केस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा केस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको यह लग रहा है कि सर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, किस केस में? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के? आपको लग रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सारे के सारे एक तरफ भागने लगेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसमें तो सर इधर उधर भाग रहे हैं। अरे नहीं प्यारे, ये क्वेश्चन नहीं है कि सारे एक तरफ भाग रहे हैं या सारे उस तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग भाग रहे हैं। क्वेश्चन ये है, आप देखिए, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, अभी जो डायग्राम बनाया है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी देख लो, भाग तो स्ट्रेट लाइन ही रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, यहाँ रास्ते में पॉजिटिव आयन रखा होगा, तो अगर कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी नहीं लगाई है तो ये भागते भागते टक्कर तो इसकी भी होगी। एक बार इससे टक्कर हुई, फिर ये इधर भागा, फिर इससे टक्कर हुई, फिर इधर भागा, तो टक्कर करते करते इधर 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 ऐसे ऐसे ये भागते रहेंगे। एक बार यहाँ से यहाँ टक्कर हुई, इधर गया, टक्कर से इधर गया, तो दो टक्करों के बीच तो स्ट्रेट लाइन पाथ है ना। किस केस में? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन पाथ हो। आप सोचो, जो इलेक्ट्रॉन पहले से इधर भाग रहा था, थर्मल वेलोसिटी की वजह से इधर भाग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे वो तो अब भी पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा दो टक्करों के बीच। लेकिन मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर भाग रहा था और हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऐसे जो जा रहा था, क्या वो ऐसे होगा कि एकदम बटन दबा और ऐसे जाते ऐसे चला गया? नहीं प्यारे भैया, जो ऐसे जा रहा था, फोर्स इधर लगाओगे तो ये मुड़ेगा मुड़ेगा और फिर ऐसे जाएगा ना। अगर भैया मुड़ेगा तो इसका पाथ स्ट्रेट कहाँ रहा? स्ट्रेट लाइन रहा क्या? नहीं, कर्व्ड हो गया। जैसे बॉल इस तरीके से जा रही थी, सीधे हमने फेंकी, लेकिन हवा चली तो ऐसे थोड़ी है बॉल जाते जाते हवा चल के डिश ऐसे हो जाएगी? नहीं ना, बॉल ऐसे जाएगी, हवा चलेगी उधर की तरफ तो ऐसे मुड़ेगी, कर्व्ड पाथ होगा ना कि स्ट्रेट लाइन। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये कर्व्ड होगा और यहाँ इस केस में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत
डिटेल में एक एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट बात आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। करंट डिनोटेड बाय आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय वी। तो बेटा इन दोनों में एक रिलेशन डिराइव करनी है हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, खासतौर से बोर्ड्स में। ANEVD ये रिलेशन होती है, ए से एरिया, बता रहा हूँ क्या, ए और VD में ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। कहाँ से आई? डिराइव करने के लिए हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, V पोटेंशियल की बैटरी लगाई गई है जिसकी वजह से प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है E, और इस कंडक्टर की लेंथ है L। ठीक है प्यारे, तो अगर इसके मान लें स्मॉल n से डिनोट हो रहे हैं, स्मॉल n से डिनोट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं क्या? स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी इसमें हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं कैपिटल N से डिनोट कर दूं तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर H। पाई आर स्क्वायर की जगह तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लिख सकते हैं इसका, पाई आर स्क्वायर, और H यानी इसकी हाइट यानी लेंथ कितनी हो गई? AL। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला AL, विच इंप्लाइज दैट टोटल नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया? ये AL इधर ले जाएं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला हो क्या? NaL। ध्यान रखिएगा स्मॉल n से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिनोट हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL। अभी बात आई करंट का फॉर्मूला निकालना है VD के टर्म्स में, तो जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है प्यारे, या चार्ज का फॉर्मूला डाल देते हैं। चार्ज अगर n इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एरिया से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n है, यहाँ पे n से डिनोट कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? n इंटू E अपॉन टाइम। ये लीजिए n की जगह ये डाल दे रहे हैं NaL इंटू E अपॉन T। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अरे L अपॉन T, बेटा L VD का मतलब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है L और टोटल टाइम T, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की जगह तो हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। कौन सी? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिख दी, यहाँ लिख दे रहे हैं सिंस VD इज इक्वल टू L अपॉन T। ये लीजिए I आ गया। ये इस तरीके से ऐसे करने पे ये लीजिए I का फॉर्मूला निकल आया, जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू, वैसे तो NaVD इंटू E आया है, लेकिन मुझे बोलने में ऐसे अच्छा लगता है अगर A पहले लिख दूं, फिर N लिखूं, फिर E लिखूं और फिर आखिरी में VD लिखूं, तो देखिए बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। I इज इक्वल टू ANEVD, I इज इक्वल टू ANEVD, 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 ANEVD। याद कर लो I इज इक्वल टू ANEVD, I इज इक्वल टू ANEVD। ठीक है प्यारे, ये रिलेशन हो गई, बहुत ही सिंपल सी रिलेशन थी, बट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आती है। ठीक है, अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें, बोर्ड्स की बात करें, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। बेटा यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो पढ़ लें, उसका आगे कहाँ यूज आएगा वो आएगा, तब आपको पता चल जाएगी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या चीज होती है? बेटा सिंपली आपको याद करना है, जब हमने किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पोटेंशियल अप्लाई करके, ये प्लस ये माइनस, तो पोटेंशियल अप्लाई करा V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी प्लस से माइनस ये, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। अभी आपने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहला E टाउ अपॉन m, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर हो रही है पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, इसके रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जिसे डिनोट करते हैं म्यू से। ये हो गई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है प्यारे, बात आई सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट डाल दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्योंकि V अपॉन L होता है, तो हो गई वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर गया, सेकेंड नीचे आया, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर।
सेकंड और वोल्ट दोनों नीचे आ जाएंगे, पर वोल्ट पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। इससे एक फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, वीडी का डाल दीजिए, वीडी का ई टाउ अपॉन एम डाल दीजिए। तो ऐसा करने पर नीचे ई से ई कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ गया ई टाउ अपॉन एम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। याद आपको बाय डेफिनेशन वाला ही रखना है। ठीक है प्यारे, अगला जल्दी से टॉपिक देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं, करंट डेंसिटी क्या चीज होती है, करंट डेंसिटी। देखिए प्यारे, जैसे ये कंडक्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आया और ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे निकलेंगे। ठीक है, एक जगह पॉजिटिव की तरफ ये भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स। करंट डेंसिटी क्या चीज होती है, चार्ज के भागने की वजह से करंट बनेगा। करंट बनेगा, कितना करंट बन रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। जैसे ये हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, इससे करंट निकल रहा है, चार्जेस निकल रहे हैं, चार्जेस निकल रहे हैं इस तरीके से, तो कितना चार्ज पर यूनिट टाइम निकल रहा है, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम निकल रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन perpendicular to the direction of current is called current density. It is defined as the current flowing per unit area held normal to the direction of flow of current. एरिया ऐसे रखा है तो इसके नॉर्मल कितना करंट फ्लो कर रहा है, या करंट की जगह मैंने लिख दिया चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, उसे करंट डेंसिटी कहते हैं, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल जे से, स्मॉल जे से। प्यारे, कई बुक में कैपिटल जे भी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है प्यारे, इसकी यूनिट क्या होगी, इन दोनों की यूनिट डाल दीजिए। करंट की होती है एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, ये आ गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे मान लें वायर यूनिफॉर्म होने की बजाय इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म है, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म है और बैटरी हमने यहाँ इस तरीके से लगा रखी है, एक एंड ए है एक एंड बी है, ए बी की जगह लिख दो एक्स एंड है, ये वाई एंड है, तो करंट यहाँ से यहाँ से जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है कन्वेंशनल करंट, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। तो बताइए, क्वेश्चन में ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ जाने पर क्या करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या कौन से फैक्टर पे फर्क पड़ना है, कौन सी वेरिएबल चेंज होगा। यहाँ पे मोटा था वायर, यहाँ पतला हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। आपको लग रहा है सर करंट कम हो जाएगा, जी नहीं, करंट उतना ही रहेगा। ये वही क्वेश्चन है जो फ्लूइड डायनामिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। एक जगह से पाइप मोटा है, अगर दूसरी जगह से पतला कर दें तो इधर से मोटा पाइप अंदर तो घुसा 5 लीटर, उधर से पतला है तो क्या 2 लीटर ही निकलेगा, 5 लीटर एंटर 2 लीटर बाहर, 5 लीटर अंदर 2 लीटर बाहर, 3 लीटर कहाँ जा रहा है, जादू है क्या, गायब हो जा रहा है या उसके अंदर स्टोर हो रहा है, नहीं, जितना एंटर किया है उतना ही बाहर निकलेगा। वो बात अलग है कि वहां से पतला है तो वहां से स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन निकलेगा तो उतना ही ना, जितना एंटर किया है उतना ही बाहर निकलेगा। ऐसे ही जितना चार्ज एंटर किया है उतना ही बाहर निकलेगा, अंदर इकट्ठा थोड़ी होता जाएगा। तो जितना एंटर किया है चार्ज उतना बाहर निकलेगा, और चार्ज पर यूनिट टाइम ही करंट होता है, तो चार्ज जितना एंटर किया उतना बाहर निकलेगा, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट निकलेगा। वो बात अलग है कि यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जितना चार्ज आ रहा है अगर उतना ही निकालना है पतली जगह से तो जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जानी है, और एरिया कम होने की वजह से करंट डेंसिटी भी बढ़ जानी है। बात समझ पा रहे हो। करंट का फॉर्मूला हमने निकाला ANEVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहां से निकला I/ANE। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे भी डिपेंड करेगी। अगर वो करंट किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर से फ्लो कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे भी डिपेंड करती है। एरिया कम तो वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि I कांस्टेंट है इस केस में, जितना आया उतना ही निकलना है, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो अगर ये 3 फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वहां हमने नहीं बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड करती है, क्योंकि एरिया पे तभी डिपेंड करती है जब बाकी ये 3 फैक्टर्स कांस्टेंट हो। समझ पा रहे हैं प्यारे? तो प्यारे, ये आज का आपका लेक्चर है।
थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है, पसीने भी बहुत आ रहे हैं, लाइट चली गई है। फिलहाल उम्मीद है मज़े आए होंगे, थोड़े ज़्यादा लंबा हो गया, बोर हो गए होंगे। कैसा समझ में आया मुझे बताओ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मेहनत करी है। आप बताइए मेरी मेहनत सफल हुई है या नहीं हुई है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगले लेक्चर के लिंक्स नीचे प्रोवाइडेड हैं, आप उस पर क्लिक करके रेस्ट लेने के बाद, अभी नहीं, रेस्ट लेने के बाद आगे जा सकते हैं। फिलहाल बेटा, थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में।